हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th में बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है भाई जीव जनन कैसे करते हैं। और इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे पूरे रिमेनिंग सेक्शन को, क्योंकि इसका पार्ट 1 आ चुका है। हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, जहां पर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। हो जाइए तैयार। आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। इसे पहले ही लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो हमें सबसे पहले करना है। तो इसे शुरू करने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज्ड फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट्स करते हैं सॉल्व। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, और वो है हमारा ये चैप्टर। और चैप्टर में भी एक और ख़ास चीज़ ये है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम जो आप हमें पढ़ा रहे हैं या फिर जो आप हमें पढ़ा चुके हैं तो इन सब के हमें नोट्स कैसे मिलेंगे। तो भैया नोट्स की जो लिंक है बेटा वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट सबसे बेस्ट होते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना तो वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप मेरे जो ई नोट्स हैं, ई बुक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसके क्या निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, है ना, ताकि आप अपने भी क्या बना सके, नोट्स बना सके, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैम आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या होगा, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पर सुनो सुनो सुनो, कहानी इतनी आसान जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, है ना। पिक्चर जितनी आसान दिख रही है एक्चुअली में उतनी आसान है नहीं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालने जा रही हूँ, और वो हेडिंग क्या है भैया, वो है रिप्रोडक्शन। क्लियर? क्या कहा मैंने आप सभी से कि भाई वो क्या हेडिंग है, वो है रिप्रोडक्शन। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ये कहलाता है प्रजनन। और ये जो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होता है, ये कितने तरीके से होता है तो हमने ऑलरेडी इसके पार्ट 1 में डिस्कस करके रखा है बेटा, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 शुरू करवा रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक वापस से याद दिलवा दूँ। हालांकि इसी के ठीक पहले आपको पहले पार्ट 1 मिलेगा एंड उसके ठीक बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं हम। एक्चुअली में ये होता कितने तरीके का है, 2। एक क्या होता है, भैया एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक क्या होता है, भैया वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो भैया हिंदी में तो ये कहलाएगा क्या, लैंगिक जनन। ओके, हिंदी में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है लैंगिक जनन। और ये क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, ये हमारा कहलाता है अलैंगिक जनन। क्लियर? कौन सा जनन, ये कहलाता है अलैंगिक जनन। दोनों में कोई डिफरेंस होते हैं क्या बेटा? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हमारे अर्थ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सजीव रहते हैं। अगर मैं सभी सजीवों के बारे में बात करूं तो सभी क्या करते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जनन क्यों आवश्यक है या जनन क्यों किया जाता है, बेसिकली क्यों रिप्रोडक्शन होता है। इसका मैंने आपको आंसर दिया था कि किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई हमसे ये बोलेगा कि आपके लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है या फिर आपके जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो
तो हम क्या बोलेंगे, ना जी ना, ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट तो है नहीं। हमारे लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट में क्या आता है, जैसे कि श्वसन, जैसे कि उत्सर्जन, जैसे कि डाइजेशन यानी कि पाचन, लेकिन जनन उसका हिस्सा नहीं होता है। किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही जनन क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, सो अब मैंने आपसे क्या बोला कि भाई ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। अब हमने क्या जाना था कि भैया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें या तो मेल होगा या तो क्या होगा, फीमेल होगा, है ना, या तो मेल की जरूरत होगी या तो किसकी होगी, फीमेल की। और सेक्सुअल में क्या होगा, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। क्लियर? इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलो, तो अब बात आती है कि मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ मेल या फीमेल में से कोई एक होता है तो इनकी कोई मेथड्स होती हैं क्या? डेफिनेटली। इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सारी मेथड्स इसकी पढ़ा दी हैं। विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, बीजाणु समासंग क्या होता है, इन सब पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नाउ अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट, जो कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में आज हम किस में पढ़ने वाले हैं, तो हम दो चीज़ों में इसे पढ़ेंगे। एक तो हमारा ये होने वाला है क्या, ह्यूमंस में, हम ह्यूमंस यानी कि भैया मानव में पढ़ेंगे, और हम किन में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, जो क्या होता है, फ्लावर यानी कि फूल। तो आज मैं प्रॉपर डायग्राम बनाकर आपको ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो चलिए हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आता है, और वो क्या होता है, तो लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? अब हमने जाना कि भाई जनन की तो दो प्रणाली है ना, लेकिन लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ, हमारी धरती पे कई सारे सजीव रहते हैं। जैसे हम सभी समान नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि हम सभी समान प्रजाति के नहीं बने हैं, तो वैसे ही सभी में जनन का आधार भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। चाहे आप एक डॉगी को देख लो, चाहे आप कैट को देख लो, चाहे किसी बर्ड को देख लो, चाहे आप क्रोकोडाइल को देख लो, या फिर आप छिपकली को देख लो, या आप इंसानों को, ह्यूमंस को, हमें देख लो। हम सभी ना है तो सभी सजीव, जिंदा रहने के लिए हम अपने वो सारी प्रोसेस करते हैं जो सजीवों को करनी चाहिए, लेकिन हम सबके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग है, डिफरेंट है। हम रहते भी अलग तरीके से है, व्यवहार भी हमारा कैसा होता है, अलग होता है एक दूसरे के प्रति, हाँ या ना? तो सुनो, एकल यानी कि पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की जो प्रतिकृति होती है उसका बनना और कोशिकीय संगठन दोनों ही कैसे होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो देखो, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया एकल पितरक की अगर मैं बात करती हूँ, सो एकल पितरक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए मतलब समझते हो ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, हमने जाना था कि भाई एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में जो जाती है वो किसकी हेल्प से जाती है या किसकी वजह से जाती है। क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार पेरेंट्स की क्वालिटी हमारे में, कुछ क्वालिटी हमारे अंदर मम्मी की होती है, कुछ क्वालिटी हमारे अंदर पापा की होती है, होता है कि नहीं? फिर घर में युद्ध होता है कि भाई इसके तो ये वाले अच्छे गुण ना मेरे ही आए हैं, पापा बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला तो मेरा है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं ये वाला गुण कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है तो गुण तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ नए गुणों का भी विकास देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, अच्छा इसमें मेन रोल किसका होता है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। यही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। सो भाई एकल पैतृक या फिर कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति का बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही क्या होते हैं? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूरी तरह से यथार्थ नहीं है। आप सोचो कि पूरी तरह से यथार्थ है तो नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव के समष्टि में विभिन्नता का क्या होती हैं? स्रोत होती हैं।
डीएनए की प्रतिकृति पूरी तरह से यथार्थ जैसा होगा मतलब जैसा है डिट्टो वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि यानी कि प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। मैंने ना इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसके पार्ट 1 में भी पढ़ाया है। पता है मैंने आपसे क्या बोला था कि मान लीजिए कि कोई स्पीशीज है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए उसने 2 संतति का निर्माण किया, फिर उससे उसके आगे की जनरेशन, देन उसके आगे की जनरेशन, तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा, चाहे हम किसी भी सजीव की बात करें। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ वातावरण चेंज होता रहता है, सेम या समान नहीं होता है ना। अब जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा होता है और वो जितनी तरीके की स्पीशीज है, अगर उनमें विभिन्नताएं नहीं हो रही हैं, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि विभिन्नताएं हो रही हैं तो सारी ही स्पीशीज उसमें क्या कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर विभिन्नताएं नहीं हो रही हैं और हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो प्रजाति जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जब पेरेंट्स जो गुण थे वही उसके अंदर रहे, कोई नई चीज़ उसके अंदर आई ही नहीं, तो उसके पेरेंट्स के जो गुण उसके अंदर रहे, तब वातावरण कैसा था, अलग था, और अब वातावरण कैसा है, अलग है। तो इन स्पीशीज को सरवाइव करना डिफिकल्ट होगा। और वहीं अगर जो है वेरिएशंस, विभिन्नताएं, नए नए गुण देखने को मिलते हैं, तो वहां पर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो जीव की प्रत्येक विशिष्टि जो होती है, व्यष्टि जो होती है, विभिन्नताओं के द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिससे उसकी विभिन्नता उत्पन्न हो सके, बिल्कुल है वो विधि। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है, ये इतनी ज़्यादा परिशुद्ध आवश्यक है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता बहुत ज़्यादा धीमी गति से उत्पन्न होती है। वेरिएशंस तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती और वो सेल की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, यानी उसकी डेथ हो जाती। हर एक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नता भी क्या होती है, स्टोर होती है, यानी कि संग्रहित होती है। इसी के साथ साथ समष्टि के 2 जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी ज्यादा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं यानी कि जो वेरिएशंस है वो जीवित व्यष्टि में ही पाई जा रही है। अतः ये सुनिश्चित ही है कि ये विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। 2 अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रणाली में 2 विभिन्न जीव जो है वो भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होता है। लैंगिक जन्म में 2 भिन्न जीवों में प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इसमें एक और समस्या पैदा हो सकती है। यद्यपि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे, है ना। अभी मैं आपको ये पूरा समझा रही हूँ, ठीक है, सुन लो पहले, इसलिए इसको एक बार मैं पूरा फिनिश कर दूं, देन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसे समझाऊंगी। संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की जो मात्रा है वो पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, और डीएनए के द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की संभावना भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए यहाँ से अब हम इसे पढ़ना तो शुरू कर रहे हैं। अभी वापस से और भी चीजें इसमें आ गई हैं, पर ध्यान से सुनो। क्या होता है कि डीएनए के माध्यम से ही एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में जाती है, लेकिन विभिन्नताओं का न होने की वजह से कई बार दिक्कतें भी आती हैं कि वो स्पीशीज का वातावरण के अनुसार या अनुकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां कुछ भी अगर ऐसा होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बेसिकली ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल है या फिर आगे की जो जातियाँ हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि इसमें नए गुणों का क्या होता है, विकास। कैसा होता है अभी हम जानेंगे, ठीक है। सो हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके ऊतकों की विशिष्टता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऊतक यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं।
ऊतक एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो जब हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी ही रह जाती है। ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसके द्वारा ये होता है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, पहली बात तो वो होना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे शरीर में कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही होती हैं, बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं, यही सारी चीज़ें चल रही होती है। यदि ये नहीं होगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे बॉडी का एक पूरा सिस्टम है, उसका सही तरीके से काम करना, वर्क करना बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका काम है कि अभी आप क्लास 10th में हो तो बड़ी अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, यही आपका काम है ना। लेकिन अगर आप उसे छोड़कर दूसरी चीज़ें कर रहे हो, खूब ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में ही लगे हुए हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका टाइम अभी है ही नहीं इस चीज़ का। आपका भी मेन टाइम क्या है, क्लास 10th बोर्ड है तो उसके लिए फोकस्ड होना है ना, और ये सारी चीज़ों को कुछ समय के लिए अवॉइड करना। इन सब चीज़ों का भी एक टाइम आएगा, एक एज आएगी जब सारी चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएंगी, फिर लाइफ में चाहे आप जो भी करना, ठीक है ना, समझ के इतनी बात। उसी तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी का भी जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही अरेंज्ड है कि किसका क्या काम होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो प्री डिसाइडेड हैं। ओके, सो ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है, कोशिका विभाजन हमारे शरीर में जो होता है वो अर्धसूत्री, समसूत्री, मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है कि भाई एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। सो अर्धसूत्री विभाजन हमने जान लिया अब इसके बारे में कि हमारे शरीर में इस तरह से देखने को होता है, मिलता है। सो दो भिन्न जीवों की ये युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज बनाती है। बता रही हूँ क्या, हालांकि मैं ये आपको बता चुकी हूँ, दो युग्मक ही आपस में मिलकर युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण। संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा जो है वो पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होते हैं तो इसमें ऊर्जा का भंडारण भी पर्याप्त होता है। सरल संरचना वाले जीवों में दो जनन कोशिकाएं, युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता, अथवा वे समाकृति भी हो सकती हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार नहीं होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत कैसी होती है, छोटी, एवं ये कैसी होती है, अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को हम नर युग्मक यानी कि इसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा व्यष्टियों यानी जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं और नए जीवों में और कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत सारा ये थ्योरी वाला सेक्शन था कि भाई लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों, सबसे पहली चीज़ कि लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों, अगर हम इसे अपने सरल साधारण शब्दों में जानें तो जैसे हमारे शरीर की संरचना है, जिस तरह से हमारा शरीर काम करता है, जैसे ह्यूमंस जो है वो मेल और फीमेल में डिवाइडेड है, जैसे फ्लावर्स जो है उनमें भी पुंकेसर और स्त्री केसर वाला पार्ट अलग होता है, तो वैसे ही कई सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनका शरीर भी कैसा होता है, डिफरेंट। कुछ रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, कुछ चलकर चलने वाले जीव होते हैं, कुछ पानी में तैरने वाले जीव होते हैं। आप सोचो हम सब एक दूसरे से कितनी ज़्यादा अजीब कह रहे हैं, अलग है। तो बेसिकली होता यह है कि सब में जनन का आधार ही अलग अलग होता है। अब आप सोचो कि जैसे कि ह्यूमंस है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर हमने इतनी सारी मेथड्स पढ़ी हैं उनमें से कुछ हो सकता है, बेटा पॉसिबल ही नहीं है। हम ह्यूमन से या फिर फ्लावर की ही बात करें, डिसाइडेड है पहले कि कौन सी चीज़ क्या होती है, क्लियर। क्योंकि देखो अगर हम बोल रहे हैं ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? सबसे पहले तो हमारी शरीर जो है वो ऐसी बनी है, यहाँ पर लड़का और लड़की जो है डिवाइडेड है। लड़के का बॉडी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बना है, लड़की का उसके अकॉर्डिंग बना है। मेल युग्मक ऐसा बोलना चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से जो संलयन होता है या फिर जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन है, ये भी क्या होता है? प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड मतलब हमारी शरीर उसी तरीके से बनी ही है। तो बेसिकली देखा जाए तो भाई लैंगिक जनन प्रणाली मानवों के लिए या फ्लावर के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं मेन सेक्शन को, कि भाई मेन सेक्शन ये है कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सुन के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ना कि फ्लावर्स में भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। जी हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। और कौन सा रिप्रोडक्शन हो सकता है? लैंगिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने पॉइंट को समझने के लिए कि भैया जो प्लांट्स होते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं यानी कि ये जो पौधे होते हैं, क्लियर, प्लांट्स होते हैं यानी कि भाई ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों में क्या होता है? तो इन पौधों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इनमें क्या होता है? सो भैया वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सो ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं? सो इसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। और ये जो लैंगिक जनन होता है यानी कि भैया ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली प्लांट्स में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, लेकिन इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक पौधे होते हैं इनका भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बताया। हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे कि इसका जनन भाग कौन सा होता है, क्योंकि देखो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो फ्लावर होते हैं भाई ये इनका जनन भाग कौन सा होता है? भैया रूट्स यानी कि जड़ भी हो सकती हैं, है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अलावा इनके तने भी तो हो सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीफ पत्ती भी तो हो सकती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रूट वाला सेक्शन भी तो हो सकता है ना। तो अब बात आती है क्या ये सब पॉसिबल है क्या? जड़ पॉसिबल है क्या, या फिर यहाँ पर तना पॉसिबल है क्या, या फिर पत्ती पॉसिबल है क्या, या फिर फल पॉसिबल है क्या? इन सभी भागों में जनन होता है क्या फ्लावर में? एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसमें फ्लावर भी ऐड है क्या? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्चुअली में क्या होगा बेटा? फ्लावर ही होगा, यानी कि फूल ही होगा, है ना। कि जो पौधे होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्चुअली में क्या होता है? सो वो होता है फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं? फूल। फूल ही क्या करते हैं भाई? तो फूल ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें क्या होता है? जनन होता है। इन सभी भागों में नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पौधों का कौन सा ऐसा भाग है जो वो खाना बनाने का काम करते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि भाई वो है लीफ यानी कि पत्ती। पौधे के किस भाग में खाना बनता है? पत्ती में बनता है। और कहाँ पर जनन होता है? सो वो फ्लावर वाले सेक्शन में होता है। पर एक सोचने वाली बात है कि किसी भी प्लांट में फ्लावर या फूल में जनन कैसे पॉसिबल है, जनन कैसे संभव है? तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्या? मीडियम। क्या इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए? तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है मीडियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? सो जिसे हम माध्यम बोलते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट होता है? तो जिसे हम मीडियम यानी कि क्या बोलते हैं? माध्यम। पौधे जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, बेसिकली जो जनन करते हैं या फिर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए मीडियम इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो मीडियम में क्या आ सकता है? कुछ भी, भैया वाटर भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। और क्या आ सकता है इसमें? पानी के माध्यम से भी जनन करते हैं, सॉइल के थ्रू भी करते हैं, एयर के थ्रू भी करते हैं, है ना। क्या बोला मैंने आप सभी से? तो मैंने बोला है कि भैया एयर के थ्रू, है ना, वाटर के थ्रू, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर इसी के साथ साथ सॉइल हो गया।
इन सब के माध्यम से ये क्या करते हैं, जनन करने का काम करते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये सारी बात बहुत ही अच्छे से बता दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मैम जब ये जनन करते हैं सभी माध्यम से, इसमें इंसेक्ट भी आ जाएंगे, छोटे छोटे जो उस पे कीट होते हैं वो भी आ जाएंगे। अब बात आती है कि मैम ये जो जनन करते हैं बेसिकली ये हमने माध्यम तो समझ लिया, लेकिन इनमें नए गुणों का भी विकास होता है क्या? तो मैं आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्लियर? क्या बोला मैंने कि इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन। तो भाई देखो जगह कम है, नेक्स्ट वाले में शिफ्ट करते हैं इसको, है ना, और इसे थोड़ा सा मैं इधर लेके आ जाती हूँ, है ना। पॉलिनेशन फिर मैं आपको अगले वाले में बताती हूँ जस्ट, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी सरल साधारण भाषा में पहले पूरा लिख के पढ़ा देती हूँ, देन हम एक एक करके रीड करेंगे अपनी चीज़ों को। तो आते ही अब हम अपने पॉइंट पर, मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी, और मैंने आपसे क्या बोला कि प्लांट्स में सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्या होता है, परागण होता है। देन फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल पॉलिनेशन होता है, निषेचन नहीं होता। फिर बीजों का निर्माण कैसे होगा, सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? बेटा सीड्स के फॉर्मेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो हम उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही हूँ, और वो हेडिंग क्या है? सो भैया वो है पॉलिनेशन। क्लियर? मैंने हेडिंग क्या डाली है? सो वो है पॉलिनेशन। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सो हिंदी में ये कहलाता है परागण। पॉलिनेशन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सो ये कहलाता है परागण, ठीक है। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये एक्चुअली में कितने तरीके का होता है? सो ये 2 तरीके का होता है, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? सो ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? एक होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? सो एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने आपसे बोला ना 2 तरीके से ये होते हैं। हिंदी वालों आप इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बेटा हिंदी में ये एक होता है स्वपरागण और एक होता है क्या, परपरागण, ठीक है। सो जल्दी से मैं इसका नाम लिख देती हूँ कि भाई एक हमारा ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण, और एक को मैं क्या बता दूंगी? सो भैया एक हमारा ये हो जाएगा परपरागण। क्लियर? क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा हमारा परपरागण। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम समझते हैं। बेटा क्या होता है ना कि अब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन है यानी कि स्वपरागण है ना। तो ये एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जहां एक फ्लावर का उसी से ये जो पॉलिनेशन होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और जहां 2 अलग फ्लावर आपस में जो है पॉलिनेशन करते हैं परागण, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या कहा मैंने आपसे? देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया ये रहा वो एक फ्लावर, समझना पहले, है ना। और ये मैं कोई ना गुलाब का फूल नहीं बना रही हूँ, सुन लीजिए ये भी आप सभी। तो मैंने एक ये यहाँ इसको इस तरह से, इस प्रकार से बनाया है ना। और मैंने इसे जो इस तरह से, इस प्रकार से बनाया है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है? सो होता ये है कि यहाँ वाले सेक्शन से ये ऐसा, और ये इससे निकल कर आएगा ऐसा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। थोड़ा सा ये ज़्यादा बन गया है, ओके अब सही है, ठीक है। देन क्या होगा, साइड वाले सेक्शन से भी हम इसे ऐसे लेके जाएंगे, एंड ये हमारा जो है ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ओके तो ध्यान से सुनो, हमने क्या देखा, जब इसका खुद से पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब 2 अलग प्लांट्स के फ्लावर आपस में पॉलिनेशन करते हैं, सो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर ये क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं।
कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अभी हम जानेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ओके, आ जाओ मेन कहानी पर। पहली बात तो आवृत बीजी, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, इसके जननांग पुष्प में क्या होते हैं? अवस्थित तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जननांग बोले तो जनन अंग, जनन वाले भाग। अब क्या बोल रहे हैं, जो पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के क्या होते हैं? जनन भाग होते हैं, जिनमें क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक सोचने वाला भाग है कि पुंकेसर बोले तो क्या, स्त्रीकेसर बोले तो क्या। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको यही वाला पूरा जो डायग्राम है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। एंड हम इसे क्या जानेंगे, तो भाई जैसे मैंने इसे यहाँ पर इसे ऐसे बनाया है, और अगर हम, अच्छा तो ये तो पूरा खराब हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर अच्छे से पूरा ड्रॉ करते हैं ताकि जो ये डायग्राम है ये आपको बनाना भी आ जाए। ठीक है, ये जो डायग्राम है भाई वो आपको ये बनाना भी आ जाए। ओके, तो ये मैंने इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से बनाया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से बनाया है। और ये वाला सेक्शन जो है, अब मैं इसे पूरे को फिल कर रही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपने आप भी चेंज हो जाता है क्या? हो तो जाता है शायद। तो होता यह है कि भाई आपको भी ना ऐसे बनाने, बट सुनो बेटा, जैसे अभी आप एग्जाम टाइम में ऑब्वियसली वन शॉट रिवीजन तो तभी देखते हैं जब बिल्कुल एग्जाम सर पे आ जाते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम टाइम में देख रहे हैं, ध्यान से सुन लो, आपको एग्जाम में ये कलर्स नहीं फिल करने हैं। मेरे पास क्या बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, तो मैं कलर्स यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आपको सिंपल पेंसिल से ही क्या बनाना होगा? डायग्राम बनाना होगा। आप यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते? तो आप यहाँ पर पेन का यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ कलरफुल पेन या फिर स्केच पेन का यूज़ नहीं कर सकते। समझे? चलो भाई, ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। ओके 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 ओके, चलो बढ़िया है। फिर तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको उनके प्लेस पर बनाना बता दी। अब क्या करेंगे हम, तो सुनो, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ऊपर आ जाओ, ये वाला जो सेक्शन है इसे थोड़ा सा जो है मैं और कवर करती हूँ। ये वाला जो सेक्शन, भाई क्या है ये, कितना इरिटेट कर रहा है मुझको अब ये, चल क्यों नहीं रहा ये। चलो, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, ये और ये। ठीक है, चल जा यार। तो ये वाला जो सेक्शन है वो कैसा जाएगा, तो भैया ये जाएगा कुछ इस वाले पार्ट से। ठीक है, कैसे जाएगा? कुछ इस वाले पार्ट से जाएगा, है ना। तो सुनो, अभी हम पहले इसको चेंज करते हैं और अब इसे बनाते हैं। चलो भाई, वापस से आ गया ये। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये वाला सेक्शन मैंने इसे पूरा भर दिया। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे इतना? अब नीचे वाला ये जो सेक्शन है ना, इसे यहाँ से ऐसे लो और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेल डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके पार्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा एंड ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। देन हम यहाँ से इसे ऐसे लेके जाएंगे और इससे ऐसे मिला देंगे। देन हम यहाँ से इसे ऐसे लेके जाएंगे और इसे हम ऐसे मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लेके जाएंगे और जो है हम इसे ऐसे मिला देंगे। ओके, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ये जो है भाई ऐसे जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो, अब कौन सा पार्ट क्या है नेमिंग कर दें सबकी। देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, पहले हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलर। तो मैं पहले तो इसके लिए एरो बना देती हूँ। ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। इसी के साथ ये नीचे वाला पार्ट कैसा होता है, अलग होता है। फिर उसी के साथ ये वाला पार्ट कैसा है, अलग, ये अलग है। और ये वाला पार्ट भी क्या है भाई, अलग ही है ना। इस वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे भाई हम,
कि ये भी क्या है, अलग ही है। देन अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि भाई ये भी तो सेक्शंस है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग होगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जननांग है, एक तो नर जननांग अलग होगा, इसमें मादा जननांग अलग होगा, जो कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है। पुंकेसर इसका ये वाला पार्ट है जहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पाए जाते हैं परागकोश। क्या पाए जाते हैं, सो यहाँ पाए जाते हैं परागकोश, और ये वाला सेक्शन नीचे वाला जो है वो क्या है भाई, सो वो है तंतु। और परागकोश और तंतु ही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सो ये निर्माण करते हैं पुंकेसर का। क्लियर, किसका निर्माण करते हैं, सो ये निर्माण करते हैं पुंकेसर का। इसी के साथ नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच वाला ये सेक्शन क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। और नीचे वाला ये सेक्शन क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ओवरी कहलाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। इस वाले सेक्शन को मैं क्या नाम दूंगी, बाह्य दल कहलाता है ना। और ये हमारा कौन सा सेक्शन है, सो भैया ये है पंखुड़ी। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, सो ये है पंखुड़ी। नेमिंग सबको क्लियर होगी, पक्का कंफर्म लॉक कर दें। चलो मैं आपको अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, है ना। चलो अब मैं आपको इनके कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ये जो मैंने डॉट डॉट जैसे बनाए ना, एक्चुअली में ये क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। सो परागकोश, और ये वाला जो सेक्शन है परागकोश, इसी में ही बेटा क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो भैया पुंकेसर का परागकोश वाला भाग परागकणों को माध्यम की सहायता से वर्तिकाग्र वाले सेक्शन तक पहुंचाता है। ये वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय, ये स्त्री केसर के भाग है। किसके भाग है, स्त्री केसर के भाग है। एक पुष्प यानी फ्लावर में मादा जनन भाग हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो पराग करते ये कहाँ पहुंच गए भाई, वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। एंड वर्तिकाग्र ने यहाँ से इसे क्या किया, इस वाले सेक्शन से इस वाले पार्ट में पहुंचाया, ओवरी यानी अंडाशय तक पहुंचाया। और यहीं पर ही क्या होता है, फिर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की जो पूरी प्रोसेस थी वो पॉलिनेशन हुई, जिसे मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ इस तरीके से इनमें क्या चलती है कहानी। आप इस डायग्राम की हेल्प से भी इसे समझ सकते हैं। ये एक प्यारा सा डायग्राम है, एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है, जहां आप देख सकते हैं कि भाई स्त्री केसर में सबसे ऊपर ये वर्तिकाग्र है, ये वाला सेक्शन वर्तिका है, और नीचे यहाँ पर क्या है, अंडाशय है। पुंकेसर वाले भाग में आपको परागकोश और तंतु मिलेंगे, और ये जो पूरा सेक्शन है इसे हम पंखुड़ी बोलते हैं। और नीचे वाला ये पार्ट क्या कहलाता है, बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब सुनो पूरी कहानी जो मैंने आपको अभी एक डायग्राम की हेल्प से समझाई, उसकी थ्योरी जानना तो बनता ही है। तो चलो इसकी थ्योरी जानते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, क्या कहा मैंने आप सभी से, तो मैंने कहा है कि भैया जो फ्लावर होता है यानी कि जो पुष्प होता है, अगर उनमें से, है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा होगा कि ये वर्ड आपको आएगा, या तो एक लिंगी आएगा या तो बहुलिंगी आएगा, है ना। तो बेसिकली हो तो उभयलिंगी आएगा, सॉरी। तो एक आएगा एक लिंगी और दूसरा आएगा उभयलिंगी। दोनों में पता है क्या डिफरेंस होता है, एक लिंगी जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर का कोई एक भाग हो, एक लिंगी कहलाता है। और पेपर में पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो आप क्या बताएंगे, पपीता, तरबूज। और ऐसा पुष्प एक ऐसा फ्लावर जहाँ पर क्या होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। जहाँ पर क्या आती है, गुड़हल और सरसों आती है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। लिंग के आधार पर अगर हम फ्लावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, लिंग के आधार पर अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको इसे शॉर्ट में बता रही हूँ। एक होता है बेटा एक लिंगी पुष्प। क्या कहा मैंने कि भैया एक होता है एक लिंगी पुष्प, और एक क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, एक क्या होता है, सो वो होता है उभयलिंगी पुष्प,
एकलिंगी पुष्प और क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो भाई एक लिंगी पुष्प का मतलब जहां पर एक लिंग हो, या तो क्या हो भाई पुंकेसर का कोई पार्ट हो, या तो फिर बेटा स्त्री केसर का कोई भाग हो। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? बच्चों क्लियर करो कि यहाँ तक तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, बेसिक्स क्लियर हो गए। चलो फिर आते ही आगे उभयलिंगी वाले सेक्शन में। इसमें क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पुंकेसर है ना, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही भाग होते हैं। क्या कहा है कि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही भाग होते हैं। सो लिंग की अगर मैं बात करती हूँ, सो लिंग दो तरीके का होता है इसमें, फ्लावर में है ना, मतलब जो पुष्प होते हैं लिंग के आधार पर एक लिंगी पुष्प अलग मिलेंगे और उभयलिंगी पुष्प अलग मिलेंगे। सो एक लिंगी में क्या आ जाएगा, जैसे पुंकेसर या स्त्री केसर का कोई एक भाग, और उभयलिंगी में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों आ जाएंगे। हम इनके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल में तो बेस्ट है पपीता और क्या हो जाएगा भैया, तरबूज हो जाएगा। पपीता और क्या होगा, तरबूज। एंड इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड़हल और सरसों, है ना, क्या आ जाएगा, सो वहाँ पर यहाँ आ जाएगा गुड़हल सॉरी, है ना, गुड़हल सॉरी, और फिर क्या आ जाएगा, सरसों। ठीक है, चलो तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। आप चाहे तो उसे वैसे भी लिख सकते हो और आप चाहे तो अपने शॉर्ट नोट्स बना के उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो भाई, तो हमने जान लिया कि एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में क्या अंतर है। पुंकेसर निर्जननांगे जो परागकण को बनाने का काम करते हैं, और परागकण जनरली कैसे होते हैं, सामान्यतः ये पीले होते हैं, येलो होते हैं। तो हमने देखा कि पुंकेसर जो है वो नरजनन भाग होते हैं, है ना, ये वाला सेक्शन, और क्या करते हैं, पराग कणों का ये निर्माण करने का काम करते हैं। कहाँ पर, पराग कोश में ये चीज ये करते हैं। और ये जो पराग कण होते हैं बेटा वो जनरली कैसे होते हैं, पीले होते हैं, येलो पाउडर जैसे होते हैं। आपने देखा हो कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर आ जाता है, वही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसी के साथ स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है ना, बिल्कुल। हमने देखा कि अभी एक हमने फ्लावर देखा था, उसके सेंटर वाले सेक्शन को हमने जाना, सबसे ऊपर क्या था, वर्तिकाग्र, फिर था वर्तिका और फिर था ओवरी यानी कि अंडाशय। तो वही वाले पूरे सेक्शन को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। सो स्त्री केसर जो भाग होता है बेटा वो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा ये पुष्प का मादा जननांग होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है। ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, बीच में लंबा भाग जो है वो वर्तिका है, तथा शीर्ष भाग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, जो कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड होते हैं, तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड होते हैं, और प्रत्येक बीजांड में क्या होती है, अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना, अंड कोशिका पाई जाती है। और परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित हो जाता है ना, मादा युग्मक में, और फिर जनन कोशिकाओं के उस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो अगेन वही वाली बात कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिला, निषेचन किया, फर्टिलाइजेशन किया, आपस में संलयित हुए, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे करके फिर बीज का निर्माण होता है। मतलब जो नए पौधे हैं वो विकसित होना शुरू होते हैं। कैसे होते हैं, सो परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये पूरे प्रोसेस तब हो पा रही है, यहाँ पर सिंपली बोल रहे हैं कि भाई ये वर्तिकाग्र वाले सेक्शन से परागकण जो है वो वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडाशय में पहुँच जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट है कि परागकण यहाँ से यहाँ पर पहुँचे कैसे, तो वो तो मैंने आपको अभी बताया कि माध्यम की सहायता से पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ या ना, जस्ट अभी हमने जानी ना ये चीज़। बिल्कुल, तो यदि परागकणों का बेटा ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं
तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल अनोखी चीज़ नहीं आई, बिल्कुल नई चीज़ नहीं आई है, बल्कि ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि भाई सबसे पहले निषेचन के पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बीज का निर्माण तो अंडाशय में है ना तब हो पाएगा जब ये पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो परागकण यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, नहीं पहुँचेंगे तो ये आपस संलयित होकर युग्मनज का निर्माण नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर परागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है, ये भी हम जान चुके हैं, है ना। ये भी जो है मैंने आपको अभी बताया है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। बिल्कुल सही। ये परागकण जो होते हैं ना, वो इन सेक्शन से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सो परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक जो था ना, ये जो नर युग्मक है ना, इसको अंडाशय में स्थित जो है मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है ना, जैसा कि हमें चित्र 7.8 में बताया गया है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में ही क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है। हमने क्या देखा, अब यहाँ पर निषेचन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद जो युग्मनज बनता है, क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल गए तो युग्मनज का निर्माण होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो युग्मनज में कई सारे विभाजन होते हैं और बीजांड में जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है, डेवलप होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा ये बीज में क्या होता है, परिवर्तित होता है। धीरे धीरे करके प्रोसीजर होता है। पहले ही आपस में संलयित हुआ, उसके बाद विभाजन हुआ और बीजांड में भ्रूण जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद क्या होता है, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण डेवलप होगा और फिर ये बीज में चेंज हो जाएगा। अंडाशय बहुत तेजी से वृद्धि करता है और फिर ये मैच्योर होकर, परिपक्व होकर फल बनाने का काम करता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र फिर मुरझा जाते हैं और मुरझाकर गिर जाते हैं। जब ये पूरी प्रोसीजर हो जाती है, यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नर युग्मक मादा युग्मक से आपस में मिलके ये संलयित हो जाता है, देन क्या होता है, तो सुनो, देन होता ये कि इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र ये सब कुछ मुरझाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को ही हम क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं, जैसा कि हमें चित्र 7.8 में बताया गया है। जैसा कि हमें किसमें बताया है, चित्र 7.8 में बताया गया है। अब आते हैं मानव में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए, बट उसके पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स बताइए कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया सबको, कैसे जो फ्लावर्स होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। ऑल क्लियर? तो पहले तो सभी को कमेंट्स करना है। ये भी बताओ क्या आपने सब कुछ अपने नोट्स में से नोट डाउन कर लिया है, क्या आपने इस तरह से डायग्राम बना लिया है? बिल्कुल आना चाहिए डायग्राम बनाना। ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आ जाता है बनाने के लिए। भाई देखो, आप लोग कोई लोकल एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। हंसी मजाक अब आपको सब छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ समय के लिए हंसो, रो, गाओ, नाचो, सब करो, लेकिन कुछ समय के लिए आपको इसे क्या करना होगा, छोड़ना होगा, ताकि आप अपने बोर्ड्स पर क्या कर सको, फोकस कर सको। तो डायग्राम भी लेकर चलना है, एक एक वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, हर एक चीज़ हमें क्लियर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा बस पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बस लगे पड़े हुए हैं पढ़ने में, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउ अब आते हैं ह्यूमंस में हम जानने के लिए। ये वाला सेक्शन अब बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर हमें ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है।
चलो भाई शुरुआत करते हैं इसकी। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। आइए हम उस स्पीशीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा रुचि है, और ऑब्वियसली बात है कि वो कौन है, सो वो है ह्यूमंस। हम सब इंसान ही हैं, जानवर तो है नहीं, तो हमारी अपने में तो रुचि होगी ही होगी, है ना। तो ह्यूमंस में जनन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मानव में लैंगिक जनन होता है, पर यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि यार हम कितनी छोटू से होते हैं, फिर हम कितना तेजी से ग्रो होते चलते हैं, और हम इतने बड़े बन चुके हैं आज की डेट में। मैं ऐसे आपके सामने इतनी बड़ी, आप लोग क्लास 10th में आ गए इतने बड़े होकर। आपके घर में भी एक छोटा बच्चा तो होगा ही होगा। नहीं देखा कभी छोटा बच्चा तो आस पड़ोस में तो देखा होगा, अरे दूर तो कहीं देखा होगा रिश्तेदारी में, कि एक छोटा सा बच्चा जब होता है कैसे वो धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू करता है। पहले तो वो कुछ समझता ही नहीं है, धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो नज़रें मटकाना शुरू करता है, फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो नज़रें मिलाना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू करता है, धीरे धीरे करवट लेना शुरू करता है, उठने की कोशिश शुरू करता है, फिर उठ के बैठने की कोशिश करता है। मतलब ये चीज़ें इतना स्पीड में चलती है। ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ बच्चा बड़े तेज़ी से हर एक दिन कोई नई एक्टिविटी करता ही है, लेकिन हर चीज़ की एक एज होती है, ये उसका एक टाइम है, तभी तो वो हमारी एज तक आते आते, मेरी एज तक, आपकी एज तक इतना बड़ा हो पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नेचुरली ये क्या हो रही है प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस में हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करता है। हम कई बार सुनते हैं कि भाई किसी माँ के पेट में बच्चा है। पेट में पहली बात तो बच्चा होता ही नहीं है। बच्चा कहाँ पर होता है? माँ के गर्भ में होता है। आपको समझ रहे हो, हमारे पेट में खाना की अगर बात करें, भाई पेट में खाना भी है और बच्चा भी है, कैसे पॉसिबल है ये चीज़? हमारे पेट में तो एक एसिड भी होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नहीं बेटा, जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? माँ के गर्भ में होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर से, इस पार्ट से ही क्या है, रिलेटेड है। आइए इस पर चर्चा करें। अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में जो है वो कुछ परिवर्तन आते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ होती है भाई, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके वो बड़ा होना शुरू किया, वो ग्रो होना शुरू किया, तो उसके बॉडी में फिजिकली हमें क्या देखने को मिले? चेंजेस मिले। हमें हमारे बॉडी में भी क्या मिले? चेंजेस मिले। अब आप लोग जैसे बड़े होकर 10th क्लास में यहाँ पर आ चुके हो, सो आपको आपकी बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिले होंगे। होता यह है कि जब एक लड़का या लड़की बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है, अगर लड़का है उसे फ्रॉक पहना दो अच्छे से, उसके हेयर्स अगर लंबे हैं, है ना, और फिर वो कहीं बैठा है तो ऐसा लगता है कि वो लड़की ही बैठी है। आप इतनी दूर से जज ही नहीं कर सकते हो कि वो लड़का है या लड़की, बट एक्चुअली में क्या था? वो लड़का, उसे फ्रॉक पहनाई, हेयर्स उसके लंबे थे, काजल वाजल मेकअप लगाया, तो फिर हमने देखा कि वो तो लड़की की तरह दिख रहा है। वहीं अगर एक उतनी ही छोटी लड़की होगी, उसे शर्ट पैंट पहना दो, उसके जो बाल है प्रॉपर कटिंग वटिंग करा दो, तो वो लड़के जैसा दिखाई देने लगेगी, बट एक्चुअली में तो वो लड़की है। ये एक उम्र तक ही होता है। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसी एज आने लगती है जहाँ लड़की और लड़का दोनों में फिजिकली बहुत सारे चेंज होते हैं। इवन जब वो बात भी करते हैं ना, तो उनकी जो आवाज़ है, जैसे लड़कियों की आवाज़ बहुत पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज़ बहुत हैवी भारी सी हो जाती है। इसी के साथ साथ फिजिकली भी उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर अब फिर आप लड़के को लड़की के कपड़े पहनाओगे तो वो अलग ही समझ में आ जाएगा कि भाई वो क्या है? लड़का ही है। समझ गए? और लड़की को लड़के के कपड़े पहनाओगे तो आ जाएगा कि वो लड़की ही है। तो ये एक एज के बाद जो है होता ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फिजिकली क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और सब में आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। चलो, इसी के साथ हमारे दांत जो गिर जाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं, और नए दांत निकल जाते हैं। बिल्कुल, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दांत आना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो टूटना भी शुरू करते हैं, और फिर हमारे परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिनमें शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन ये लड़का और लड़की में समान ही होगा। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है कि भाई जब छोटे होते हैं दांत आता है,
और फिर धीरे धीरे करके वो टूटना शुरू होते हैं। क्योंकि जीवन में बेटा जो दांत है ना, जल्दी से बताओ कमेंट करके, कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? तो वो आते हैं 2 बार। एक बार बचपन में आते हैं जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं यानी दूध के दांत, और एक बार बड़े होकर आते हैं जिसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं यानी कि ये होते हैं स्थायी दांत। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 एंड परमानेंट होते हैं 32। ऐसा नहीं होता है कि पूरे मिल्क टीथ टूट जाएंगे देन परमानेंट आएंगे, नहीं। मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूट तो जाते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका टूटना शुरू होना और फिर परमानेंट का आना, इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो भाई हमारे शरीर में ये तो वो चेंजेस हैं जो लड़का और लड़की में समान रूप से देखने को मिलते हैं, पर मेन जो चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो लड़का और लड़की में समान नहीं होते हैं, जो केवल विशेष रूप से मेनली या तो लड़के में ही होते हैं या फिर जो मेनली किस में होते हैं? लड़की में ही होते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखो बेटा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, अब हम एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, किशोर अवस्था यानी एक ऐसी अवस्था जहां से लड़का और लड़की में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखो भाई, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो केवल फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती है, बल्कि और भी कई सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। जबकि शारीरिक सौष्ठव भी बदल जाता है ना। तो शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं और संवेदनाओं में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के व लड़कियों में एक समान होते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था जहां पर लड़का और लड़की में तरह तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस तो बेटा ऐसे होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों में ही समान होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल लड़के में देखे जाते हैं या फिर केवल और केवल किस में देखे जाते हैं? लड़की में ही देखे जाते हैं। तो इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि अंडरआर्म्स हो गए यानी काक हो गए एवं जांघों के मध्य जननांगीय क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है। यानी जो जनन भाग होते हैं, अंडरआर्म्स होते हैं, वहां पर हेयर्स की जो ग्रोथ है वो लड़का और लड़की दोनों में ही क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ये चेंजेस यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। पैर हो गए, हाथ हो गए, चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। छोटे छोटे हेयर्स की जो ग्रोथ है वो इन सेक्शंस पर भी देखने को मिलती है। त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं, कभी कभी ऐसे पिंपल्स जैसे भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम ऐसे बड़े होना शुरू होते हैं ना, जैसे अभी आप लोग क्लास 10th में आए हो तो आप में से आपके फ्रेंड्स को आप कभी देखना, या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके फेस पर छोटे छोटे से पिंपल्स निकले हुए दिखाई दे। तो बहुत टेंशन नहीं लेना हमको कि अरे मेरा तो चेहरा खराब हो जाएगा, बहुत छोटे हो बेटा आप अभी। ये चीज़ें आपको इस उम्र में होंगी ही होंगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई इतने ज़्यादा मुहासे आ गए कि पूरा चेहरा ही खराब हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट बनता है। लेकिन थोड़े थोड़े अगर हो रहे हैं तो फालतू में उसका ट्रीटमेंट करा के बिना मतलब के टैबलेट्स नहीं खाना है, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर आप इन पिंपल्स को या मुहासों को होते हुए नहीं रोक पाओगे। ये ऑटोमेटिकली होंगे तो होके ही रहेंगे वो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा देते हैं इस एज में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो जहाँ 1 2 3 थोड़े बहुत हो रहे होंगे फिर पूरा फेस हमारा ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है। तो हमने जान लिया कि हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं और त्वचा अक्सर कैसी हो जाती है? तेलीय हो जाती है और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी और कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ये वाला परिवर्तन भी सेम ही है। अगर मैं बोलूँ महीन रोम का आना या फिर फेस पर मुहासे आना, ये भी सेम ही है, लेकिन कुछ और अंतर होते हैं जो केवल लड़कों में होते हैं या फिर केवल लड़कियों में होते हैं, ठीक है। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है और स्तनाग्र की त्वचा का जो रंग होता है वह भी गहरा होना, डार्क होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इस चीज़ की भी क्या होती है? शुरुआत होती है।
इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म जिसे हम मासिक चक्र, मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जानते ही हैं। तो ये मासिक चक्र, मासिक धर्म, रजोधर्म के नाम से जाना जाता है। हर मंथ में होने वाली एक प्रोसेस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये रजोधर्म क्या होता है। सो भाई पेशेंस रखो, अभी मैं आपको बताऊंगी कि रजोधर्म क्या होता है, पूरा समझाऊंगी, ठीक है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल जाती है, लड़कियों की नहीं आती है, ये केवल लड़कों की आती है दाढ़ी मूछ का आना। और उनकी जो आवाज है वो फटने लगती है, भारी होने लगती है। साथ ही दिवस स्वप्न अथवा रात्रि में शिशन की अक्सर विवर्धन के कारण उधर्व हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। इसी के साथ ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं। आप बोलोगे किशोरावस्था का समय मैम 12 साल ही है क्या? नहीं भाई, किसी किसी के अंदर जो फिजिकल ये जो चेंजेस हो रहे हैं या उसके अलावा भी जो दूसरे चेंजेस हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में वो 12 वर्ष की आयु में ही हो, 11 वर्ष की आयु में ही हो या 13 वर्ष की आयु में ही हो। किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद, किसी को थोड़ा और बाद, लेकिन ये परिवर्तन होते ही हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में ये मंद गति से होते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि कुछ व्यक्तियों में जो ये परिवर्तन होते हैं वो तो कम आयु में होते हैं एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में यानी दूसरों में ये कैसे होते हैं? मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से भी पूर्ण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। उदाहरण के लिए लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता विलक्षित होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे नाक नक्श हो गए अलग अलग है, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न भी कैसा होता है? अलग होता है। स्तन एवं शिशन की आकृति एवं आकार भी डिफरेंट होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसके आधार पर हम एक लड़का और लड़की में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं कि नहीं, जिन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सो लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए भाई जनन कोशिकाएं होंगी, ऑब्वियसली होंगी, और इन जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन है वो इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक या टिश्यू जो है वो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक जो है वो विकसित करता है। किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, और परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इसी के साथ इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मेनली प्राथमिकता नहीं होती है ना। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होना शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे हमारे बॉडी की भी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे हाइट का बढ़ना, हेल्थ का बढ़ना, या जो भी चीज़ें होना इस तरीके की, तो इसका भी एक टाइम होता है। आप सोचो कि आपकी एज 30 ईयर्स हो चुकी है और आपकी लंबाई बढ़ती रहेगी, ना जीना। हर चीज़ का एक एज होता है बेटा, एक टाइम होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर जो है वो धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? यौवना आरंभ के नाम से जानते हैं। यहीं से ही किसकी शुरुआत होती है? यौवना आरंभ की शुरुआत होती है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबद्ध है, तो हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का आपस में संलयन होना। लेकिन संलयन किनका होना? दो भिन्न कोशिकाओं का, जैसे कि नर युग्मक अलग, मादा युग्मक अलग, नर जनन कोशिका अलग, मादा जनन कोशिका अलग होना, ठीक है। ये जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पुष्पी पौधों में हमने देखा था, लेकिन मानव में तो नहीं देखा। हमने पुष्पी पौधों में देखा था, लेकिन अब हम ह्यूमंस में देखेंगे। दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी ये हो सकता है।
जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो ये आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौवना आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि भाई लैंगिक परिपक्वता आ गई है। ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे अंदर जो है आने लगती हैं। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग एवं उनकी संरचना की आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के लिए शिशन के उदीर्घ होने की क्षमता, है ना, और स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तो जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। क्या लग रहा है आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जनन जो है वो उसके लिए नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है, तो जनन अंगों का भी तो होना आवश्यक है। हाँ भाई, एक ऐसी उम्र का आना जहाँ पर सभी जनन अंग जो है वो मैच्योर हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो ये भी तो क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी कि ये भी क्या है भाई, आवश्यक है। नाउ अब आते हैं हम अपने मेन सेक्शन की तरफ, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ये कहलाता है नर जनन तंत्र। बात कुछ ऐसी है कि हमने जाना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने जाना लैंगिक जनन के लिए नर जनन कोशिका का होना या फिर नर युग्मक का होना या फिर मादा जनन कोशिका का होना, यानी कि भैया मादा युग्मक का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसका जनन में कितना बड़ा रोल होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? सुनो, आते ही अब हम इसी पे ही चर्चा करने के लिए। मानव का नर जनन तंत्र, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानेंगे, देन बेटा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानेंगे। ये है आप सभी के सामने एक इमेज, ध्यान से सुनो। अब होता ये है कि भाई हमने ध्यान से देखा ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, ये वाला जो सेक्शन है इसे हम मूत्राशय यानी कि क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा नीचे वाले सेक्शन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पुरुषों में नर जनन कोशिका क्या होती है, वो होती है शुक्राणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। स्पर्म किस सेक्शन में पाए जाते हैं? ध्यान से सुनो, ये जो आपको वृषण दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाया जाता है। यहीं पर क्या होता है, स्पर्म होता है। और ये स्पर्म किस में पाए जाते हैं, वृषण में पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और ये केवल और केवल पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में नहीं होते हैं। और वृषण जो होता है, ये वृषण कोश में क्या होता है, सुरक्षित होता है। क्लियर? जो टेस्टिस होते हैं, वृषण जो होते हैं, वो वृषण कोश में क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। दो चीजें समझ में आई। देन थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब हमने क्या देखा कि भैया यहाँ से जो स्पर्म है वो क्या होता है, वो शुक्र वाहिनी से होता हुआ इन सेक्शंस तक पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या होता है, भैया यहाँ पर पाया जाता है बेटा शुक्राशय। समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या है बेटा, इसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से कुछ द्रव निकलता है, दोनों से ही, चाहे मैं प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करूं या शुक्राशय की भी। और यही द्रव जो होता है आकर, ये तरल जो होता है आकर किस में मिल जाता है, स्पर्म में मिल जाता है, शुक्राणु में मिल जाता है। देन क्या होता है, उस शुक्राणु को वो लिक्विड स्टेट में और लेके जाता है, मतलब बहाव वाली स्थिति में लेकर जाता है। और जब ये सब आपस में यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सीमेन का। किसका फॉर्मेशन होता है, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। और इस वाले सेक्शन से ये क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर? और इस वाले सेक्शन से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये वाला पूरा सेक्शन ऑब्वियसली क्या है, शिशिन है। और यही वाला सेक्शन मूत्र मार्ग भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है, मैंने आपको पूरी कहानी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको इन शॉर्ट इसे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ डायग्राम की हेल्प से। बेटा होता ये है कि वृषण में क्या पाए जाते हैं, स्पर्म, यानी कि
मानव शरीर की भाई सबसे छोटी कोशिका, जो कि केवल और केवल किस में होती है, पुरुषों में होती है। सो ये जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्र वाहिनी से होते हुए इस वाले सेक्शन तक पहुंचते हैं और शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ चीज़ें निकलती हैं जो इसको जो है और तरल माध्यम में पहुंचा देती हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन करती हैं इसके साथ मिलकर सीमेन का, और इस वाले सेक्शन से सीमेन जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से पूरी कहानी होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जनन की बात करते हैं, ये सभी भाग क्या होते हैं, महत्वपूर्ण। इन सभी भागों का क्या काम होता है ये तो जान लिया ना आपने, ठीक है। एक चीज़ और, ये वाला सेक्शन क्या है, सो इसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, है ना। ये मूत्र नलिका इससे क्या हुई, कनेक्ट तो हुई, और ये जो है मूत्र को इस वाले सेक्शन से लेकर आता है और यहाँ से बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम हमारे मेन थ्योरी को पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने आपको पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन करा दिया है, अब मैं आपको थ्योरी भी बता देती हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर। सो भैया, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ पर है, सो नर जनन कोशिका और जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु है ना भैया, इसका जो फॉर्मेशन है यानी कि जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, वृषण यानी कि टेस्टिस में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। बताया था मैंने कि वृषण कहाँ पर स्थित होते हैं, सो ये क्या होती है, सो ये होते हैं वृषण कोश और इसी में ही क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कैसा होता है, कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही हम इसकी स्टडी जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने आप सभी को कि शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त जो टेस्टोस्टेरोन होता है, पहली बात तो ये क्या है, सो भैया ये एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है, सो भैया ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो हमने देखा कि शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन जो है वो शुक्र वाहिकाओं द्वारा ही होता है और ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाने का क्या करती हैं, काम। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का क्या होता है, उभय मार्ग होता है, क्योंकि उभय मतलब दोनों के लिए ही रास्ता होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो रास्ता है ये दोनों के लिए ही होगा। प्रोस्टेट और शुक्राशय अपने स्राव जो है वो शुक्र वाहिका में डाल देते हैं, बिल्कुल सही बोला है, और जिसके शुक्राणु का एक तरल माध्यम में जो है वो आ जाता है, ठीक है। और इसके कारण इनका जो स्थानांतरण होता है वो इजीली हो जाता है, साथ ही स्राव उन्हें पोषण यानी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। शुक्राणु छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु कुछ इस प्रकार का जो है भैया वो दिखाई देता है। उसकी इस तरह से क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है ना। उसकी इस तरह से क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, ओके। उसकी इस तरह से क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। ये वाला सेक्शन इसका क्या होता है, एक्रोसोम होता है, क्लियर। क्या होता है, सो इसका सेक्शन एक्रोसोम होता है। ये वाला सेक्शन जो है मिड वाला पार्ट होता है और ये इसकी क्या होती है, टेल होती है, यानी कि इसकी क्या होती है, पूंछ होती है, ठीक है। सो शुक्राणु छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसमें मेनली आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। जो स्पर्म होता है ना, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो स्पर्म होता है ना, ये जो स्पर्म होता है ना, ये एक्चुअली में क्या है, सो भैया ये है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। क्या है ये, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्लियर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि इसे हम ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जानते हैं, जो केवल और केवल किस में होती है, पुरुषों में होती है।
यानी कि केवल किस में होती है, मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है, ठीक है ना। और ये सेक्शंस में होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये मूवेबल कंडीशन में होते हैं। कौन, स्पर्म। ये कैसे होते हैं, मूवेबल कंडीशन में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। कैसे, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म क्या होती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसमें मेनली आनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्या होती हैं, जेनेटिकल सब्सटेंस होते हैं, और एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में क्या करती हैं भाई, सहायता करती हैं। अब बात आती है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले तो मुझे बताएं सारे चंगू मंगू कमेंट करके कि आप सभी को, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया। आप सभी को समझ में आ गया कि भैया जो नर जनन तंत्र होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं बेटा। क्या आपको ये समझ में आ गया कि जो नर जनन तंत्र होते हैं इनके सभी भाग काम कैसे करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है ना, स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है, किस जगह पर ये स्थित होते हैं, सारी चीज़ें हो गई। नाउ अब आते हैं हम, ये वाला सेक्शन तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यस ये वाला सेक्शन डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसे हम मादा जनन तंत्र के नाम से भी बेटा जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाइएगा, है ना। सबसे पहले तो मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाइएगा, और वो जो डायग्राम है वो कुछ ढंग से बनाइएगा, है ना। यही एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि उस डायग्राम को आप क्या करेंगे भैया, ढंग से बनाएंगे। ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, क्लियर। देन क्या होगा, देन होगा ये की मुझे सब मिटाना नहीं है। चलो वापस से लेके आते हैं। अब हमने क्या देखा कि इसके कई सारे क्या होते हैं, सेक्शंस, यानी कि क्या होते हैं भाई, पार्ट होते हैं। इसको इससे ऐसे अटैच कर दो, और जो है इसको जो है इससे ऐसे अटैच कर दो, ठीक है ना। इसको इससे ऐसे अटैच कर दोगे। देन क्या होगा, ये वाले पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ये वाले पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो है इसका ये सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। इसका ये वाला जो सेक्शन है वो मिलेगा आपको। इसका जो ये वाला पार्ट है वो मिलेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सो ध्यान से सुनना, ये वाला सेक्शन इसको ऐसे यहाँ से, एंड ये वाला सेक्शन जो है वो ऐसे। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या, भैया होनी भी नहीं चाहिए बेटा, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आपके एग्जाम में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सुन लो कान खोल के, बनाने को आता है। आपके एग्जाम में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बनाने को आता है, तो इसीलिए मैं आपको इसको इस तरह से बनाकर बता रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये इस तरह से इसके बारे में बनाकर बता रही हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अब फटाफट से इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि बेटा किस भाग को क्या कहते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, ओके। और इसी के साथ जो है ये वाले पार्टों को, एरो का कलर चेंज करेंगे हम, ये वाला सेक्शन जो है वो क्या कहलाता है ना। ये वाला सेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, एंड 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 ये वाला पार्ट क्या होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है। चलो स्टार्ट करें क्या हम, तो फटाफट से आ जाओ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये वाला जो सेक्शन, इसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहलाती है, अंडवाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है, सो बेटा इंग्लिश में ये होती है फैलोपियन ट्यूब, और हिंदी में जिसे हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं ये ओविडक्ट भी कहलाती है ना, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जो ये वाला सेक्शन क्या है बेटा, सो इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला हमारा जो पार्ट है इसे हम ओवरी बोलते हैं, जो कि क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। इसी के साथ नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला सेक्शन क्या होता है, इसे हम यूट्रस बोलते हैं, यानी कि ये क्या होता है बेटा, गर्भाशय होता है। क्लियर, इसे हम यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं। ये वाला सेक्शन क्या होता है, सो भैया इस वाले सेक्शन को जो है
हम क्या बोलते हैं, ये वाला सेक्शन ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। और सबसे नीचे, वही मैं कहूँ योनि क्यों बोलेंगे उसको, योनि जो है वजाइना जो कि इंग्लिश में कहलाती है, वो ये नीचे वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने जितने भी नाम है जो एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड है, उन सभी की नेमिंग जो है वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। उन सभी की जो नेमिंग है ना बेटा, वो सब मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। जल्दी बताओ कि आपने ये डायग्राम बना लिया। बेटा एग्जाम में आप कलर पेन नहीं लेके जा सकते हो, मैं यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, तो आप समझ रहे हो ना कि मैं इन कलर पेन्स का यूज़ कर सकती हूँ, बट बेटा आप नहीं कर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। आप नहीं कर सकते हो, इस बात का आप क्या रखेंगे ध्यान। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिना बुद्धि लगाए ऐसे पेपर देने चले जाओ और आपको जो है वो क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, है ना, आपका जो है वो क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, ओके। क्योंकि भाई समझ रहे हो ना कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितना कुछ प्लान करती हूँ कि जो मेरे प्यारे प्यारे चंगू मंगू है बस उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम टाइम में सोचो कि अब हम ये वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को भी पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं, केवल क्यों, ताकि कोई चीज़ मिस आउट ना हो, रह ना जाए। वो भी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रह गई तो हमें ही दिक्कत होगी, पता चला पेपर में आ गई तो मत ही पूछो, फिर तो इतना दिमाग खराब होगा आपका कि भाई इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता, समझ रहे हो। चलो तो भैया ये हो गया है हमारा डायग्राम कंप्लीट, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, है ना, इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो बेटा होता ये है कि सबसे पहली चीज़ कि हमारा ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया है, इसके सभी भागों के बारे में हम पहले तो समझते हैं। क्लियर, इसके सभी भागों के बारे में बेटा हम सबसे पहले तो समझते हैं। और इसके सभी भागों की अगर मैं बात करूं तो होता यह है कि ये वाले सेक्शंस होते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। जब भी किसी लड़की का जन्म होता है ना बेटा, तो हजारों की संख्या में, ध्यान से सुनिएगा कि भाई हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं इसमें, तो अंड पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, अंड पाए जाते हैं। किस वाले सेक्शन में, ओवरी वाले सेक्शन में। लेकिन ये कैसे होते हैं, बचपन में तो इमेच्योर ही होते हैं। सो ये कैसे होते हैं भाई, इमेच्योर होते हैं। क्लियर, कैसे होते हैं, सो ये होते हैं इमेच्योर, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि हजारों की संख्या में जो जब भी किसी लड़की का जन्म होता है तो उनकी ओवरी में इमेच्योर एग्स पाए जाते हैं। देन यौवना आरंभ की क्या होती है भाई, शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, सो यहाँ से शुरुआत होती है यौवना आरंभ की। और यहाँ पर हर एक महीने, फिर ध्यान से सुनना, वो वर्ड याद आ रहा है, रजोधर्म मासिक चक्र मासिक धर्म, उसी को समझा रही हूँ कि हर एक महीने पता है क्या होता है, यहाँ पर जो हजारों की संख्या में बहुत सारे क्या थे, एग रहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, है ना। और हजारों की संख्या में ये जो एग होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, हर एक महीने मैच्योर होते हैं। हर एक महीने क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और ये किस जगह पर, किस लोकेशन में पहुंचते हैं, इससे होते हुए ये यहाँ वाले लोकेशन में पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये वाली लोकेशन क्या है, एक महीने इस जगह से और एक महीने इस जगह से, 1 मंथ यहाँ से 1 मंथ यहाँ से, ऐसे करके ये पूरा जो है चलता है। किस जगह पर जाकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, सो वो जगह कौन सी होती है, अंडवाहिनी होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। हर एक मंथ, चाहे वो लेफ्ट ओवरी हो चाहे वो राइट ओवरी हो, कोई भी ओवरी क्यों ना हो, यहाँ से एक एग निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर पहुँचता है और वो वेट करता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलेंगे तभी जाकर क्या हो पाएगा, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हर एक मंथ वेट करता है, पर पूरा मंथ वेट नहीं करता है, ये 1 से 2 दिन का वेट करेगा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए। और मान लेते हैं कि जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु है वो इस तक नहीं पहुंचता है, तो ये एग जो है वो वेस्ट हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता, ये तो वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो पहले से ही वॉल्स बनना शुरू हो गई थी, है ना, यहाँ पर जो पहले से ही वॉल्स बनना शुरू हो गई थी कि अगर बेबी यहाँ पर कंसीव हो जाता
जाता है, तो वो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, तो ये धीरे धीरे वो जो वॉल्स होती है वो म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में टूट कर गिरना क्या हो जाती हैं बेटा, शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। अब मान लो बेटा, जैसे अब हमने इतना जान लिया फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में, बट मान लो कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि भाई अगर यहाँ पर निषेचन की प्रोसेस नहीं होती है तो क्या स्थिति होती है, तो जो ब्लड होता है, जो म्यूकस होता है, वो इन सेक्शन से, इन वॉल से धीरे धीरे करके टूट कर गिरना स्टार्ट कर जाता है, और इन वाले सेक्शंस से क्या निकल जाता है बाहर, है ना। इस भाग से क्या निकल जाता है बाहर, इसी को ही हम मासिक चक्र, मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, सो चलो अब हम मेन थ्योरी की तरफ आते हैं। बाकी एनसीईआरटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है बेटा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सो मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का जो निर्माण है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है, ओवरी यानी अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी यहाँ से क्या करती हैं, उत्पादित करती हैं। लड़की के जन्म के समय ही जो ओवरी यानी अंडाशय होते हैं ना, उसमें हजारों की संख्या में, किसकी संख्या में, हजारों की संख्या में इम्पिच्योर एग्स जो है वो पाए जाते हैं, और यौवनारंभ में इनमें से कुछ जो है वो परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड जो है वो परिपक्व होता है। कैसे होता है याद करो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, पूरी कहानी अभी एक्सप्लेन करते तो तुम लोग भुलक्कड़ हो नहीं, हो क्या भुलक्कड़, हाँ वैसे तो तुम लोग हो, लेकिन ध्यान रखना रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। ये मत करना कि वन शॉट रिवीजन अभी पढ़ लिया और फिर एग्जाम के 6 दिन पहले पढ़ रहे हो, फिर तुम सोचो कि एग्जाम तक याद रहेगा। भाई इतना अच्छा दिमाग नहीं है तुम्हारा, होता तो तुम पहले ही पूरा चैप्टर पढ़ के रखते। तो टाइम टू टाइम इसका क्या करोगे, तुम रिवीजन भी करोगे। सो महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ये अंड कोशिका जो होती है वो गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं, और दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय बोलते हैं। यूट्रस के नाम से ये जाना जाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, अभी हमने इसका भी डायग्राम जाना था। एंड मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वह अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं और अंड कोशिका से मिल सकते हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इस वाले सेक्शन में हर एक मंथ क्या करता है, ये जो एग होता है, एक मंथ इस मंथ, एक मंथ वहां पर, ये किसका वेट करता है, फर्टिलाइजेशन का, ताकि स्पर्म उससे आकर मिले और क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। और अगर निषेचन होता है तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, सो ऑब्वियसली जो आगे की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अभी हम समझते हैं। तो निषेचन अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या फिर क्या करता है, भ्रूण बनाता है। भ्रूण जो है वो कहाँ पर स्थापित हो जाता है भैया, वो गर्भाशय में, यूट्रस में जाकर क्या होता है, स्थापित, जहाँ यह लगातार क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है, विभाजित होकर वृद्धि करता है, और फिर अंगों का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। एक बच्चा किसके शरीर में बन सकता है, किसके बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है, तो वो माँ का गर्भ ही होता है। बच्चा पेट में नहीं होता है, गर्भाशय में होता है। समझे कि नहीं समझे? तो गर्भाशय की बात करें, वो हर एक महीने भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण की क्या करती है, पोषण हेतु क्या होती है, तैयार करती है ना। हर एक महीने होने वाली ये प्रोसेस होती है। इसकी आंतरिक परत ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर प्रवाह भी उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के हृदय से ही पोषण मिलता है। चलो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा भाई जो माँ के गर्भ में ही, ये चुन्नू सा छोटा सा जो है वो धीरे धीरे करके जो है भाई वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये ग्रो हुआ, पूरे एक छोटा सा बेबी 9 मंथ के बच्चे में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसे न्यूट्रिशन कैसे मिला या फिर इसे पोषण कैसे मिला? इसे पोषण किसी न किसी माध्यम से तो मिला ही होगा। तो इसे जो पोषण मिलता है वो माँ के रुधिर से ही मिलता है। माँ के रुधिर से मतलब एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा आपको एक वर्ड मिलेगा, तो सुनो, भ्रूण को माँ के रुधिर
से ही क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। सो ये एक तश्तरी नुमा संरचना होती है ना। ये देखो आप देख पा रहे हो, यही क्या है भाई, प्लेसेंटा है ना। और ये बच्चे से ऐसे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। हाँ, हमने जान ली है ना। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं और माँ के ऊतकों में रक्त स्थान जो है वो होता है, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों हेतु स्थानांतरण हेतु एक बृहत क्षेत्र भी क्या करते हैं भाई, प्रदान करने का काम करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण होता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से ही क्या होता है, फिर शिशु यानी एक बच्चे का जन्म होता है। तो अब आप समझ गए ना कि एक छोटा सा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है। आप सोचो कि एक इंसान के शरीर में एक इंसान बन रहा है, कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। जहाँ पर वो एक पर्सन को अपना तो ध्यान रखना ही होगा, वुमेन को अपना तो ध्यान रखना ही होगा, लेकिन साथ साथ जो गर्भ में बच्चा बन रहा है या जो डेवलप हो रहा है उसका भी क्या रखना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान। खान पान, रहन सहन, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसमें मैटर करती हैं। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण कैसे मिलता है, प्लेसेंटा की सहायता से मिलता है। क्या होता है प्लेसेंटा, अभी हमने इसे जान लिया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट पर जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर एक पॉइंट है। क्या होता है जब अंड का निषेचन ही नहीं होता है? तो हमने जान लिया कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली एक स्थिति होती है जिसे हम मासिक चक्र, मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जानते हैं। सो होता यह है कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। जो एग होता है ना, वो 1 से 2 दिन तक ही क्या करता है, वेट करता है। किसका वेट करता है, स्पर्म का, ताकि क्या हो सके, निषेचन हो सके। इससे ज़्यादा नहीं रुकता है। फिर अगर वो नहीं मतलब निषेचन नहीं होता है तो वो जो एग है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और जो गर्भाशय पहले से ही प्रिपेयर हो चुका था, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका था, तो जो पहले से ही प्रिपेयर हो चुका था भ्रूण के निर्माण के लिए, ताकि एक जो बेबी है वो धीरे धीरे करके जो है भ्रूण डेवलप हो सके और एक बेबी का फॉर्म ले सके, इस चीज़ के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो गया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके जो साइड में म्यूकस और ब्लड की वॉल्स थी वो टूट कर गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो यदि अंड का निषेचन बेटा नहीं होता है तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का क्या करता है, मोचन करता है। निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की भित्ति प्रत्येक माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। एक अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस पर्त की भी आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल सही बोला है, जब निषेचन नहीं है तो उस पर्त की भी क्या जरूरत है। तो फिर क्या होता है, ये जो परत होती है ना वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के फॉर्म में निष्कासित होना स्टार्ट कर देती है और इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है और इसे हम ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म के नाम से जानते हैं, जो लगभग 2 से 8 दिन तक चलता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो लगभग 2 से 8 दिन तक ये चलता है। समझे कि नहीं समझे? चलो भाई, तो हमने इस पूरी कहानी को यहाँ पर जान लिया। मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब आते हैं हम हमारे सबसे लास्ट वाले सेक्शन की तरफ। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक लड़के को अपने शरीर के सभी भागों के बारे में पता होना चाहिए, उनके जनन भागों के बारे में पता होना चाहिए, और एक महिला को उसके सभी भागों के बारे में यानी कि जनन भागों के बारे में भी पता होना चाहिए। जनरली कोई इस पर ऐसे डिस्कशन नहीं ही करना चाहता है, बट हमारे क्लास 10th का ये एक प्रॉपर चैप्टर है तो हमारा डिस्कशन करना तो बनता ही है। सो अब आते हैं सबसे लास्ट कहानी कि भाई ये जनन स्वास्थ्य ही क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से होता है। जनन स्वास्थ्य मतलब जहाँ पर जनन अंग कैसे हो, स्वस्थ हो।
यानी कि कैसे हो हेल्दी हो, यानी कि कैसे हो सही हो। ओके, तो सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से, परंतु व्यापक रूप में इनमें जनन भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है WHO। WHO का तो नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। WHO ने अगर कोई रिपोर्ट जारी कर दी तो वो विश्व मान्य होती है, सबको माननी पड़ती है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। और WHO पागल नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट ऐसे जारी कर दी, भाई बहुत जांच पड़ताल करने के बाद आप सोच रहे हो, क्योंकि अगर WHO ने किसी भी रिपोर्ट को ऐसे जारी कर दिया तो पूरे विश्व में वो लागू होगी, सबके लिए मान्य होगी वो। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन्होंने ऐसा माना है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब है जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें उसका शारीरिक पहलू, भावनात्मक पहलू, व्यवहारिक पहलू, सामाजिक पहलू, सब कुछ क्या होता है, इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो कभी आपसे जनन स्वास्थ्य की अगर परिभाषा पूछ ले, कभी आपसे जनन स्वास्थ्य की अगर परिभाषा पूछ लें तो आप क्या करेंगे? आपका सबसे पहला काम होगा कि आप WHO ने जो डेफिनेशन दी है वही बता दो। ठीक है ना, WHO ने जो डेफिनेशन दी है आप वही बता दो। कोई भी समाज जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इनके सदस्यों की संपूर्ण जनन प्रक्रिया, चाहे वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या फिर व्यवहारिक रूप से कैसी हो भैया, सामान्य हो। नोट एक ध्यान में रखेंगे आप, वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो बनाया जाता है, और जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है ये क्यों बना रहे हैं? इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण एवं उचित लिंगानुपात आवश्यक है। पूरे हर साल 2 दिन इंपॉर्टेंट है, एक तो है विश्व स्वास्थ्य दिवस और दूसरा है जनसंख्या दिवस। ये दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाने के पीछे कारण है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग स्कूल के लिए सुबह सोकर उठते हो, है ना, देन आप स्कूल जाते हो, देन आप स्कूल से आते हो, स्कूल में आपने कितनी सारी क्लासेस अटेंड की होती हैं, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिर आप घर आते हो, घर पे आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, खाते हो, पीते हो, ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाते होगे, देन आपकी क्लासेस होती हैं, आप उसे अटेंड करना स्टार्ट करते हो, रात हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर घर जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, खाते पीते हो, सारी चीज़ें करके पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाता है। इसी तरह से अपने पेरेंट्स को देखो, पापा हैं भाई जॉब पे जाते हैं, पूरा टाइम वहाँ पर रहते हैं, फिर घर में आते हैं, मम्मी पूरा टाइम हमारे लिए काम करते हैं, मम्मी अगर वर्किंग है तो आप सोचो उनके ऊपर तो डबल बर्डन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर हमारी हेल्थ कहाँ पर है? तो हेल्थ का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। जिस तरह से हम अपने काम करते हैं, जिस तरह से हमारे काम हैं, तो उस तरीके के हमारे सभी काम सही तरीके से चलते रहें। ये कब हो पाएगा? जब हम हमारी हेल्थ का, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ जनसंख्या दिवस, लोगों को भाई बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में अवेयर करने के लिए भी हर साल जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 140 या 145 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो आप समझो भाई, इसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से सुनो, जनसंख्या आकार, इसीलिए मैं बात करती हूँ थोड़ा सा पॉपुलेशन साइज को लेकर। एक समष्टि या जनसंख्या में कुल व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या का आकार कहलाती है। वर्तमान में विश्व भर में मानव की तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या चिंता का प्रमुख कारण है। सामान्य बात नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, वाओ हम तो ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही परिवार में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होना, आप समझ रहे हो महंगाई किस दिशा में जा रही है। एक परिवार में इतने सारे बच्चों की आवश्यकता क्या है भाई? जनसंख्या ऐसे तो बढ़ती जाएगी, कितने लोग हैं हर परिवार में, अगर 8-8, 10-10 बच्चे होंगे या 5 भी होंगे तो जनसंख्या आप समझ रहे हो किस हद तक बढ़ जाएगी। तो अब वहीं अगर हम बात करें, इसे कंट्रोल करना क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई वर्तमान में, यानी कि भाई प्रेजेंट में, विश्व भर में मानवों की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर हम क्या करते हैं बात, तो वो क्या हो चुकी है, चिंता का प्रमुख।
अब इसमें क्या होता है ना बेटा, सब शामिल है, चाहे वो जन्म दर हो चाहे वो मृत्यु दर हो, सारी चीजें शामिल है। तो एक वृद्धि करती हुई जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। ऑब्वियसली मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज्यादा होगी। तो अब नेक्स्ट आते हैं और कहानी को समझ लेने के लिए। भाई लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम होता है। ये उस समय होता है जब क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है किसी सीमा या आंशिक रूप से। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गया है, ऐसा नहीं होता है। हम ये निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस प्रमुख कार्य के लिए योग्य हो गया है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है। हमें जैसा कि पता ही है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो रोगों का संचरण है ना बेटा, वो कई आधार पर कई माध्यम में हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं वो बताने जा रही हूँ। तो क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध जो हैं वो क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, वायरस वाली बीमारियां जैसे मस्सा हो गया, या फिर एड्स नाम की बीमारी होगी। एड्स जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, एचआईवी वायरस के कारण होता है। सो ये कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं जिसमें सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, मस्सा ये सारी चीजें आती हैं। कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं। रीजन क्या होता है, अगर कोई पर्सन एक के साथ कई सारे लोगों के साथ जो है लैंगिक संबंध स्थापित करता है तो उस वजह से होने वाली ये बीमारियां होती हैं। शिशिन के लिए आवरण अथवा कॉन्डम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक क्या किया जा सकता है भाई, ऐसा बोल सकते हैं, निरोध पॉसिबल है। इसी के साथ यौन या लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा जो है वो बनी रहती है। और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति जो है ऑब्वियसली वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर जो है ऑपोजिट इफेक्ट भी पड़ सकता है, विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। गर्भधारण रोकने के कई सारे तरीके जो हैं वो खोजे गए हैं। ये गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का होता है जिसमें शुक्राणु जो है वो अंड कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाए, और ये सबसे पहला होता है। दूसरा आगे भी आते हैं हम, जैसे शिशिन को ढकने वाले कॉन्डम अथवा यूनी में रखने वाले अनेक युक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। इसी के साथ ये दवाएं जनरली गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः उन्हें कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है, सब अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां होती हैं जैसे कि लूप या फिर कॉपर टी हो गया, इसको गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव जो है भाई वो हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है वो भी क्या हो जाएगा भाई, रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनियां फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड या डिम जो है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। बेसिकली नसबंदी से हम बोलते हैं, जनरली फीमेल्स में ही करवाई जाती है। इसी के साथ दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा और शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। और शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूरी तरह से कैसी होती है, सुरक्षित होती है, परंतु असावधानी पूर्वक से अगर किया गया तो इससे कुछ बीमारियां या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल एंड पर है अब हम, शल्य क्रिया के द्वारा अनचाहे गर्भ को भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा गैर कानूनी कार्य होता है, अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जाता है ना। और एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात जो है बनाए रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पहले से ही पता कर लेना कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक जो है कानूनी अपराध है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे समाज के कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि क्या है, काफी ज्यादा चिंता का विषय है। सो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सेकंड पार्ट भी आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यस प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलना। तो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।